तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो इसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि सीसीएस कम्यूटेशन और पेंशन रूल्स में क्या क्या मेन बिंदु है जिस पे हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इसका नाम जैसे कि हर जगह ही होता है, तो दीज रूल्स आर कॉल्ड सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन और पेंशन रूल्स 1981। ये 1981 के रूल है। बाकी सारे जो रूल्स हम पढ़े थे, पेंशन रूल्स वो 72 के हैं, लीव रूल 72 के हैं। ये रूल्स 1981 के हैं और 1 जुलाई 1981 से ये दे केम इनटू फोर्स, कि उस दिन से ये एप्लीकेबल हुए हैं, 1 जुलाई 1981। और ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा रूल 1 पे लिखा हुआ है। अच्छा, जो पेंशन है दोस्तों, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव एन ऑप्शन टू कम्यूट अप टू 40% ऑफ पेंशन, कि वो 40% ऑफ पेंशन को कम्यूट करवा सकता है। कम्प्यूट का मतलब अगर हम आम भाषा में समझे कि वो उसको गिरवी रख सकता है या सरकार को के पास वो छोड़ सकता है कि उसके बदले उसे इकट्ठा पैसा मिल जाए, कि वो अपनी 40% पेंशन को कम करवा ले और उसके बदले सरकार से इकट्ठा पैसा ले ले, लोन की तरह उससे पैसा ले ले, मतलब अपनी पेंशन को बेचना। ऐसे कई भाषाओं में ऐसे बोलते हैं कि पेंशन को बेचना, कम्यूट मीन्स टू सेल योर पेंशन, और उसके बदले आपको एक इकट्ठा पैसा मिल जाएगा और वो आपकी पेंशन जो है एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा और आपकी पेंशन रिड्यूस हो जाएगी। तो ये जो चीज लिखी है कि कितने परसेंट तक आप कम्यूट करवा सकते हो, ये रूल 5 में लिखा हुआ है कि 40% तक आप अपनी पेंशन को कम्यूट करवा सकते हो। मतलब कहने का कि अगर आपको 100 रुपए पेंशन लगी है तो आप उसमें से 40 रुपए को कम्यूट करवा सकते हो, मतलब 40 रुपए को के बदले आप सरकार से इकट्ठा पैसा ले सकते हो, फिर आपको एक रिड्यूस्ड पेंशन मिलेगी, मतलब 60 रुपए मिलेंगे अगले 15 सालों तक। ये इस कम्यूटेशन का प्रिंसिपल है कि आप 40%, आप चाहो तो 10% करवाओ, 20% करवाओ, 30 करवाओ, मैक्सिमम 40 है। 40 से ज्यादा हिमाचल में, मतलब जो कम्यूटेशन के रूल्स है उसमें अलाउड नहीं है 40 से ज्यादा। तो हिमाचल में भी हमने इसको एज इट इज ही इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो यहाँ भी 40% तक ही कम्यूट करवा सकते हो। और दूसरी बात की ये जो कम्यूटेशन का पैसा होता है, सीवीपी बोलते हैं इसको, कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन जो मिलती है वो लंप सम में, मतलब एक साथ मिलती है, और ये जो पैसा मिलता है ये टैक्स फ्री होता है। जैसे कि हमने ग्रेजुटी के केस में भी पढ़ा था कि जो ग्रेजुटी का पैसा होता है वो टैक्स फ्री होता है, इनकम टैक्स नहीं लगता उस पर, वैसे ही कम्यूटेशन के पैसे पे भी इनकम टैक्स नहीं लगता। तो जो लोग रिटायर होते हैं, रिटायर हो रहे होते हैं, वो लोग इस पे कंसीडर करते हैं कि क्या मुझे फायदा होगा कम्यूटेशन लेके कि फायदा नहीं होगा। अब इसमें अगली बात है कि अगर आप 1 साल के रिटायरमेंट के 1 साल के अंदर अंदर करवा लो कम्यूट, तो आपको कोई मेडिकल एग्जाम नहीं देना पड़ता है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज विद इन 1 ईयर ऑफ द रिटायरमेंट। 1 साल के अंदर अंदर कुछ मैक्सिमम लोग तो 95% लोग रिटायर होते ही करवा लेते हैं, कि जो रिटायरमेंट के पेपर जाते हैं उसके साथ ही कम्यूटेशन के पेपर भी भेज देते हैं और साथ ही साथ कम्यूटेशन भी लग जाती है। लेकिन अगर किसी ने नहीं लगवाई एक साथ, तो उसके पास 1 साल का टाइम है कि बिना मेडिकल करवाए वो 1 साल के अंदर अंदर कम्यूट करवा सकता है अपनी पेंशन को। अगर 1 साल हो जाएगा फिर उसको ही हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रूल 13 में ये सारे प्रोविजन दे रखे हैं कि बिना मेडिकल के 1 साल के अंदर अंदर बिना मेडिकल, अगर 1 साल बीत गया तो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, अपना मेडिकल बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, वो आपको चेक करेंगे कि आप मेडिकली फिट हो नहीं हो, उनका सर्टिफिकेट लगेगा, उसके हिसाब से फिर काम चलेगा, तब जाके आपको कम्यूट करेंगे। क्योंकि कम्यूटेशन में गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप फिट हो कि नहीं हो, अगर फिट हो तो ही फायदा है गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर आप मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जल्दी लुढ़क जाए तो सरकार को उसमें फिर घाटा हो जाता है। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि आप मेडिकली फिट हो, क्योंकि 15 साल तक आपकी जो पेंशन है वो रिड्यूस रहेगी, फिर उसके बाद बढ़ेगी। तो कम से कम आप 15 साल तो निकाले, सरकार को जो है 40% चाह रहा है ये 15 साल तक तो जाए ताकि सरकार को घाटा ना हो। तो इस तरह से ये, इसलिए मेडिकल इसमें जरूरी होता है 1 साल के बाद। हाँ, 1 साल के अंदर अंदर हो करवा लो तो मेडिकल की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनका ध्यान रखना है। अभी हम इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है। आगे कहते हैं रूल्स की लमसम पेबल इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द कम्यूटेशन फैक्टर टेबल। तो एक टेबल है इसमें बनाया हुआ कम्यूटेशन का, कि किस उम्र का बंदा अगर रिटायर हो जाए तो उस पर क्या फैक्टर लगेगा। तो फैक्टर टेबल हम बाद में देखेंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे इसमें, तो वहां पे हम उस टेबल को भी देखेंगे। जो हमने उस दिन वो ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ा था 25/2/22 का, उसके लास्ट में देखो कम्यूटेशन आ रही थी, तो वहां पे भी वो कम्यूटेशन टेबल दे रखा है। मैंने आपको वो पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दी है, इसके आपके जो मटेरियल है वहां पे, तो वहां देखिए उस 25/2/22 की चिट्ठी को, तो उसके लास्ट में वो कम्यूटेशन टेबल भी बना हुआ है। तो उस टेबल जो है उसमें फैक्टर दिए हुए हैं कि किस उम्र में अगर बंदा रिटायर हो रहा है तो उस पर कौन सा फैक्टर लगेगा जिसकी वजह से उसकी कम्यूटेशन कैलकुलेट की जाएगी। इसकी कैलकुलेशंस को हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो आगे बढ़ के वो भी देखेंगे हम। आगे चलते हैं दोस्तों। द मंथली पेंशन विल स्टैंड रिड्यूस्ड बाय द पोर्शन
commuted and the commuted portion will be restored on expiry. जैसे मैंने कहा कि expiry of 15 years from the date of receipt of commuted value of pension. जिस दिन आपको commuted value of pension मिल जाती है उस दिन से आपकी जो पेंशन है वो रिड्यूस हो जाती है जितने से आपने उसको कम्यूट करवाया हो और वो फिर रिस्टोर होती है 15 साल के बाद. ये प्रश्न आया हुआ है रूल 10 से, तो इसलिए ध्यान रखिए इसका. तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कितने साल तक कम्यूटेशन, कितने सालों के बाद कम्यूटेशन रिस्टोर होती है. 15 इयर्स के बाद कितनी परसेंट करवा सकते हैं? 40% करवा सकते हैं. कौन सा टेबल देखते हैं? कम्यूटेशन फैक्टर टेबल देखते हैं. अच्छा, एक मजे की बात है कि डियरनेस रिलीफ जो होती है वो ओरिजिनल पेंशन पे ही लगती है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 100 रुपए से अपनी पेंशन 60 रुपए करवा ली तो आपको जो डियरनेस रिलीफ मिलेगी वो भी 60 पे मिलेगी. नहीं, डियरनेस रिलीफ 100 रुपए पे ही मिलेगी. मतलब आपकी जो बेसिक पेंशन होगी, फुल पेंशन होगी, उसी पे ही डियरनेस रिलीफ मिलती रहेगी. उसका कम्यूटेशन से कोई लेना देना नहीं है. कम्यूटेशन अपना एक चलता रहेगा और डीआर आपको जैसे जैसे बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, वैसे वैसे डियरनेस लीफ भी बढ़ता है. हमने पढ़ा था रूल 55A अगर आपको याद हो. तो डियरनेस लीफ जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी और वो पूरी पेंशन में मिलेगा. डियरनेस लीफ आधे पे नहीं मिलेगा, मतलब कम्यूटेड पे भी मिलेगा. जो कम्यूट करवाया 40% पोर्शन उस पे भी डीआर मिलेगा, फुल पे मिलेगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब आती है बात नॉमिनेशन की. जैसे हमने वहां पे पढ़ा था रूल 53 नॉमिनेशन के लिए, तो यहाँ पे भी नॉमिनेशन के लिए रूल 7 है. वो बोलता है कि नॉमिनेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज मेड इन फॉर्म 5 कंफर्मिंग वन और मोर पर्सन द राइट टू रिसीव द कम्यूटेड वैल्यू. आप उसमें बता देते हो कि जैसे नॉमिनेशन हमने 53 में पढ़ा था ग्रेजुएटी का, वैसे ही लगभग इसमें भी होता है. फॉर्म भरा जाता है, उसको फॉर्म 5 कहते हैं, और उसमें हम बता देते हैं कि हमारी कम्यूटेड वैल्यू का जो पैसा है वो किसको कितने कितने उसमें मिलेगा, कितनी कितनी परसेंटेज में मिलेगा, कब, ऑन और आफ्टर द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन विच कम्यूटेशन बिकेम एब्सोल्यूट. मतलब कम्यूटेशन सैंक्शन हो गई थी और बंदा की डेथ हो जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो ये मिलता है. अगर कोई नॉमिनेशन नहीं है और बंदे की डेथ होगी तो जो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन है वो सीवीपी, इसको शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, इज पेड एज पर रूल 51 ऑफ पेंशन रूल्स. अब अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो रूल 51 में हमने पढ़ा था कि अगर नॉमिनेशन ना हो 53 में किया हुआ तो फैमिली को कैसे मिलती है पेंशन, ग्रेजुटी. तो उसमें दो पार्ट में फैमिली को डिफाइन किया गया था. 1 to 5 एक था और एक कैटेगरी थी, और 6 to 11 अलग थे. तो 1 to 5 जो नियर थे, फैमिली के नियर रिलेशन वाले थे, वाइफ बच्चे वगैरह, वो आ रहे थे, और आगे फादर, पेरेंट्स, डिपेंडेंट सिस्टर वगैरह वो आ रही थी. तो उस रूल का ध्यान रखें आप, रूल 51 का. तो यहाँ भी वही रूल लग जाएगा, फिर उसके हिसाब से ही ये इक्वल शेयर में बांट ली जाएगी कम्यूटेशन भी. अच्छा, आगे चलते हैं कि कम्यूटेशन के लिए एलिजिबल कौन कौन है. मतलब कौन कौन सी पेंशन से बंदा अगर रिटायर हो तो वो एलिजिबल होता है कम्यूट करवाने के लिए. तो जो रिटायर हो रहा था सुपर एन्युएशन पेंशन, यानी कि 58 साल की उम्र में कोई रिटायर हो रहा है रूल 55 में जो हमने पढ़ा था, तो वो कम्यूट करवा सकता है. रिटायरिंग पेंशन ले रहा हो रूल 36 में जो हमने पढ़ा था, तो वो कम्यूट करवा सकता है. अब्जॉर्प्शन वाली पेंशन की बंदा दूसरे किसी पीएसयू में चला गया जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, तो रूल 37 के हिसाब से तो भी उसे कम्यूटेशन वो कम्यूट करवा सकता है. कंपनसेशन पेंशन ले रहा हो, वो हमने वहां पे उस टाइम पढ़ा भी था जब हम कंपनसेशन पढ़ रहे थे, कि फिर भी करवा सकता है कम्यूट. रूल 39 में है कंपनसेशन पेंशन. इसके अलावा अगर किसी बंदे पे डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग थी और वो फाइनलाइज हो जाती है, वो बरी हो जाता है, उससे उसको मिल जाती है पेंशन, तो भी वो कम्यूट करवा सकता है विदाउट मेडिकल एग्जाम. तो ये कहा गया है रूल 12 में एलिजिबिलिटी ऑफ पेंशन, सॉरी एलिजिबिलिटी ऑफ कम्यूटेशन. आगे चलते हैं दोस्तों. गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रिटायरिंग ऑन इनवैलिड पेंशन, रूल 38 पढ़ा था हमने. कंपल्सरी रिटायर्ड, रूल 40 में एज अ पेनल्टी किसी को कंपल्सरी रिटायर कर लिया गया हो, जैसा हमने पढ़ा था. या फिर इज इन रिसीट ऑफ कंपैशनेट अलाउंस, किसी को कंपैशनेट अलाउंस दिया जा रहा हो, मतलब उसको डिसमिस रिमूव किया गया था, फिर उस पर दया करके दे दिया उसको कंपैशनेट अलाउंस, रूल 41 में. या फिर वो रूल 12 में ही हो जो हमने पीछे भी रूल पढ़ा, लेकिन एक साल के बाद उसका जो एप्लीकेशन थी कम्यूटेशन की वो एक साल के बाद मिली थी हेड ऑफ द ऑफिस को, तो भी वो एलिजिबल हो जाता है कम्यूट करवाने के लिए, लेकिन विद मेडिकल एग्जाम. तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विद मेडिकल एग्जाम कौन कौन सी पेंशन है जिस पे कम्यूटेशन हो सकती है, विद मेडिकल किस पे हो सकती है, विदाउट मेडिकल किस पे हो सकती है. तो इस स्लाइड को ध्यान से देखें. अब तो आपको वीडियो भी मिलेगा, तो आप वीडियो में जब दोबारा देखें तो इसको अच्छे से ध्यान रखें कि किस तरह से ये चलेगा. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है. तो सबसे पहला, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, क्या कम्यूटेशन और पेंशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है. हाँ है. क्या, गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम,
डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, किसी की रिटायरमेंट से पहले किसी के अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंटल या जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो गई, या कोई पेंशनर है जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू गई की है आफ्टर द रिटायरमेंट, जैसे कि हमने रूल 8 और 9 में पढ़ा था, he shall not be eligible to commute a fraction of his provisional pension or pension during the pendency of such proceeding। तो जब तक वो प्रोसीडिंग चल रही है वो कम्यूट नहीं करवा सकता। और जैसे अभी हमने रूल 12 में पढ़ा कि अगर उसमें से वो बरी हो जाए, सब उसको मिल रही हो पेंशन, तो वो करवा सकता है। लेकिन जब तक ये सब चल रहा होगा तो वो, अगर उसको जो प्रोविजनल पेंशन मिलेगी उस टाइम, तो उसको पे कम्यूटेशन नहीं की जा सकती, ऐसा रूल 4 बोलता है। अगला प्रश्न देखो, whether the family can be given the benefit of 40% commutation if a patient dies before exercising option। मतलब उसने एक्सरसाइज नहीं की थी अभी कम्यूटेशन के लिए ऑप्शन, उसकी डेथ होगी, तो क्या उसकी फैमिली करवा सकती है कम्यूट? नहीं, नहीं करवा सकती, क्योंकि ये ऑफर तो बंदे की जिंदा रहने पे सरकार को था ना, कि बंदा 15 साल जिंदा रहेगा। सरकार ये मान के चलती कि कम से कम 15 साल जिंदा रहेगा, तो फायदा था सरकार को भी, तभी वो उसको इकट्ठा पैसा दे देती थी। तो अगर वो बंदा ही ना रहा तो फैमिली को कोई हक नहीं है कि वो उसको कम्यूट करवाए। तो नो, सिंस द कम्यूटेशन डज नॉट बिकम एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट तभी होती है जब वो फॉर्म जमा करवा लेता है कम्यूटेशन का, मतलब वो अपने एक्सरसाइज ऑप्शन को एक्सरसाइज करके एचओडी के पास उसके फॉर्म जमा हो जाते हैं, तभी उसको एब्सोल्यूट माना जाता है कि अभी कम्यूटेशन एब्सोल्यूट हो गई, अब आपको मिल ही जाएगी। उस एब्सोल्यूट होने के बाद, मतलब वो फॉर्म्स वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज के कंप्लीट हो जाने के बाद, फाइनलाइजेशन हो जाने के बाद अगर डेथ हो जाए तो फैमिली को वो पैसा मिल जाता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा जिसकी नॉमिनेशन रूल 7 में पढ़ी। लेकिन अगर वो की नहीं थी ऑप्शन एक्सरसाइज, तो फैमिली को कोई हक नहीं है कि वो कम्यूट करवाए। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। आगे चलते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रिड्यूस्ड पेंशन। रिड्यूस्ड पेंशन कब से मिलेगी? तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिड्यूस पेंशन, मतलब जिस दिन वो कम्यूटेशन का, जब उसको पैसा मिल जाए उसके बाद जो पेंशन मिलेगी उसको रिड्यूस पेंशन बोलते हैं। तो वो कब से इफेक्टिव होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जिस दिन से उसको वो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का पैसा मिल गया उस दिन से, या फिर और एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, आफ्टर इश्यू ऑफ अथॉरिटी बाय द एओ, जो अकाउंट्स ऑफिसर है वो इश्यू कर दे अथॉरिटी, मतलब उसका लेटर इश्यू हो जाए कम्यूटेशन का, उसके 3 महीने के अंदर अंदर, या फिर फॉर द पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो, या तो उसको पैसा मिल जाए या फिर 3 महीने हो जाए एओ के द्वारा वो अथॉरिटी लेटर इशू किए हुए। तो इसमें से जो भी पहले होगा उस दिन से उसकी पेंशन की इफेक्टिव डेट होगी वो रिड्यूस्ड पेंशन की, मतलब उस दिन से उसको रिड्यूस्ड पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो नाउ 99 केसेस में तो ऐसा होता है कि जब उसको पैसा मिल जाता है उस दिन के बाद ही वो उसकी रिड्यूस होती है, क्योंकि वो 3 महीने का वेट नहीं करते, इन केसेस को फटाफट प्रोसेस कर लिया जाता है। आगे बोलता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक टू द एप्लीकेंट्स अकाउंट टू विच पेंशन इज बीइंग क्रेडिटेड, कि जिस दिन पैसा आ गया खाते में उस दिन से, जैसे ही पैसा मिलेगा कम्यूटेड वैल्यू का, उस दिन से उसको रिड्यूस पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। Third point, if the commuted value of pension is paid in 2 stages, as such the reduction in amount of pension shall be made from the respective dates of the payment as per A और B। इन दोनों में से कैसा भी हो सकता है, केस में भी। तो 2 stages का मतलब है कि कई बार जैसे पे रिवीजन हो गया, आजकल हुआ हुआ रिवीजन, जैसे 2022 में किया रिवीजन, तो आजकल हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि हमारे को कम्यूटेशन दे दो रिवाइज उस पे। तो एक बार तो वो जो लोग 16 से 22 के बीच रिटायर हुए हैं, एक बार तो उनको कम्यूटेशन मिल गया, पेंशन मिल गई, ग्रेच्युटी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब रिवीजन हो गया, जैसे आप लोगों को भी रिवीजन का एरियर रहता है लोगों का बहुत सारा, तो वैसे ही इनका भी बहुत सारा एरिया रहता है देने के लिए, जो रिटायरीज थे 16 से 22 के बीच में, तो उन लोगों का कम्यूटेड पेंशन, इसका सीवीपी का भी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का भी एरियर रहता है, कि जो रिवाइज होकर उनकी पेंशन बढ़ी है उसके ऊपर उनकी कम्यूटेशन का जो एरियर बन रहा है, तो अगर वो अलग अलग डेटों में देना हो 2 स्टेजेस में भी, तो दोनों में भी ये देखा जाता है कि वो उसकी फिर पेंशन, नए वाली जो पेंशन लगी वो कब से रिड्यूस होगी, जब से उसको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिल जाएगी। मतलब कहने का कि हाल फिलहाल में जो लोग 16 से 22 के बीच रिटायर हुए हैं और वो आगे कम्यूट करवाना चाहते हैं, तो अभी उनको बड़ी भी पेंशन ही मिल रही है, क्योंकि उनको अभी हमने कम्यूटेशन का पैसा नहीं दिया है सरकार ने। जब वो पैसा उनको कम्यूटेशन का मिल जाएगा, सीवीपी मिल जाएगा, उसी दिन के बाद उनकी वो पेंशन जो है वो रिड्यूस की जाएगी। होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है जी, इज एनी ऑथोराइजेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 15 इयर्स रिक्वायर्ड बाय एओ। क्या दोबारा एओ से कोई ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी 15 साल के बाद जब वो वापस रिस्टोर करनी है? तो नो, वो अपने आप ही, बैंक अपने आप ही रिस्टोर कर देगा, क्योंकि जो अभी ही हमने ऑर्डर किए होते हैं उसमें अभी लिखा जाता है कि 15 सालों तक रिड्यूस होगी, उसके बाद ये हो जाएगी, तो अलग से ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। फ्रॉम व्हाट डेट इज नॉर्मल पेंशन रिस्टोर्ड?
तो हमने अभी जैसे पीछे कहा कि 15 साल के बाद रिस्टोर हो जाती है, उसको नॉर्मल पेंशन बोलते हैं, मतलब जो एक्चुअल पेंशन होती थी, फुल पेंशन बोल दो, नॉर्मल पेंशन बोल दो, तो वो 15 साल के बाद रिस्टोर होती है। दूसरी बात जैसे हमने पीछे भी पढ़ी कि अगर कॉम्यूटेशन अमाउंट वाज पेड ऑन मोर देन वन ओकेजन, रिवीजन की वजह से हो, on account of upward revision of pension, the respective commuted amount of pension shall be restored on completion of 15 years from the respective date। मतलब ऐसा है, इसको मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, कोई बंदा 2017 में रिटायर हुआ, तो उस टाइम उसको मिल गई पेंशन, तो 17 में उसने फिर 15 साल बाद, मतलब 17 को 15 से जोड़ो तो कितना बनता है, 32 है ना, 15 दूनी 30 और 2, तो 2032 में जाके उसको वो रिस्टोर हो जाएगी जो 17 में मिली थी। लेकिन अभी उसने 22 में करवाई, दोबारा से कम्यूटेशन रिवीजन के बाद 22-23 में, तो फिर उसका कब मिलेगा, मान लो 23 या 24 आ गया, तो अभी तक नहीं दिया हमने, हम इस साल दे देते हैं उसको 24 में, तो फिर 24 में 15 साल के बाद जो बाद में दिया है पैसा, वो रिस्टोर उतने टाइम के बाद होगा। मतलब उसमें 15 ईयर्स का होना ही होना चाहिए, वो अलग अलग डेट पे, रिस्पेक्टिव डेट्स पे चलेगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। 15 साल का ध्यान रखना है। वैसे इतने डीपली शायद इसमें से नाम भी पूछे, लेकिन फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको समझ लें अच्छे से, क्योंकि पूछ तो सवाल कोई भी आ सकता है दोस्तों, तो उसका कोई गारंटी सुनना है। 2 सवाल आ रहे हैं, हो सकता है इस बार भी 2 आए, तो मैं चाहता हूँ कि वो 2 सबके ठीक हो जाए, इसलिए थोड़ी सी मैंने आपके लिए मेहनत की है कि वो 2 भी ना छोड़े, हम सब कुछ ही कर ले। व्हाट इज द रिड्यूस्ड रेजिडुअल या रेजिड्यूरी पेंशन? तो जो पेंशन कम्यूटेशन कराने के बाद जो बच जाती है, रिड्यूस्ड पेंशन इज अ पार्ट ऑफ पेंशन विच इज पेबल आफ्टर डिडक्टिंग कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन। जो कम्यूटेड पोर्शन निकाल दिया, वो 40% निकाल दिया, जो 60% बच जाता है, उसे हम रिड्यूस्ड पेंशन या रेजिडुअल पेंशन या रेजिड्यूरी पेंशन कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों कोई ऐसी सवाल आपसे पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए कि रेजिड्यूरी पेंशन क्या होती है, तो 60% ऑफ द पेंशन, बेसिक पेंशन, या फिर जितना माइनस बेसिक पेंशन माइनस कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पोर्शन ऑफ द पेंशन, तो जो बचता है वो रेजिड्यूरी बोलते हैं। 15 साल तक ये घटी भी रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट वुड बी द एज टू बी यूज्ड फॉर कम्यूटेशन ऑफ एडिशनल कम्यूटेबल पेंशन एंड विच फैक्टर वुड बी यूज्ड फॉर सच एडिशनल कम्यूटेटिव वैल्यू ऑफ पेंशन? मतलब अगर बंदा, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे, 58 ईयर्स में यहाँ रिटायर होते हैं, वो 2016 में रिटायर हुआ, तो उस टाइम उसका कौन सा फैक्टर देखेंगे, और जब वो दोबारा से कम्यूटेशन करवाएगा तो उस टाइम उस टेबल में हम कौन सा फैक्टर देखेंगे, उस टाइम तो उसकी उम्र, क्योंकि ये जो कम्यूटेशन टेबल का फैक्टर है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जैसे हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, तो उसमें एज वाइज दिया हुआ है कि मान लो अगर कोई 20 साल में ले लेता है रिटायरमेंट, 25 साल में ले लेता है रिटायरमेंट, तो क्या फैक्टर लगेगा, 30 साल में लेता है रिटायरमेंट तो क्या फैक्टर लगेगा, 50 साल में, 55 साल में। वैसे ही हमारे यहाँ इसमें एज नेक्स्ट बर्थडे का फैक्टर लगता है कि जो बंदे 58 ईयर्स में रिटायर होते हैं तो उनका देखा जाता है एज नेक्स्ट बर्थडे 59, तो 59 का जो फैक्टर है, तो वो वैसे तो हिमाचल में वही चलता है, और बाय डिफॉल्ट आपको अगर क्वेश्चन आएगा अभी, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है उसमें वो फैक्टर पहले से दे देते हैं 8.134, वो फैक्टर लगेगा। तो उस फैक्टर की ये बात कर रहे हैं कि अगर बंदा 2 बारी लेता है तो उस पर क्या वो फैक्टर में एज को चेंज करना है कि वही रखना है। तो ये रूल क्या कहता है, रूल 10, द एज रेकन्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन, जब वो पहली बार उसने अप्लाई किया था, मान लो वो 58 साल में जब रिटायर हुआ था, तो उसका जो फैक्टर लगेगा वो 58 साल पे ही लगेगा, चाहे वो एडिशनल कम्यूटेबल पेंशन भी क्यों ना ले रहा हो, चाहे वो 65 साल में क्यों ना ले रहा हो, कम्यूट क्यों ना करवा रहा हो, जब पे रिवीजन के बेनिफिट मिल रहे तब कम्यूट करवा रहा हो, उस टाइम मान लो 65 ईयर्स का है, लेकिन हम 65 ईयर्स का फैक्टर नहीं देखेंगे, फैक्टर हम उस टाइम भी 58 का देखेंगे, जो शुरू में देखा था, कहने का मतलब है 59 वाला देखते हैं, जब 58 में रिटायर होते हैं तो 59 वाला देखते हैं, तो बाद में भी हम 59 का देखेंगे, चाहे वो बंदा 65 साल में ले कम्यूटेशन करवाए, रिवाइज उसकी रिवीजन की जो कम्यूटेशन होगी, चाहे वो कभी भी करवाए, फैक्टर हमने वही देखना है उसी एज का। However, the commutation factor in the revised table of commutation value pension will be used for commutation of additional amount of pension that has become commutable on the account of respective date। अब ये कह रही कि अगर commutation का जो factor है, जो table है, वही बदल दिया, पहले 8.134 था, मान लो बाद में 8.73 कुछ और कर दिया, तो जो रिवाइज कर दिया फैक्टर वो लगाना है, एज हमने वो नहीं देखनी जो पहले देखी थी। मतलब अगर एक बंदा 58 ईयर्स में रिटायर हुआ था तो उसमें फैक्टर 59 का लगेगा, 59 नेक्स्ट बर्थडे मतलब 59 का लगेगा, चाहे उसकी एज हो गई उस टाइम 65 75 कुछ भी हो गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फैक्टर ही बदल गए, टेबल में कुछ फैक्टर में चेंजेस हो गए, तो वो चेंजेस को हम जरूर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रूल 10 और रूल 29 है। आपको इसकी रूल बुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी पीडीएफ फॉर्म में, तो आप चाहें तो इस बुक को भी पढ़ सकते हो, उसमें सारी चीजें काफी डिटेल में बताई गई है। आगे बढ़ते दोस्तों, एज पर अ पर्सन विद डेट ऑफ बर्थ ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ रिटायर्स इन प्रीवियस मंथ, ये आपको पता ही है, अभी नहीं पता है तो अगर हम आगे रूल्स पढ़ेंगे तो ये आपको एफआरएसआर में भी पढ़ाया जाएगा कि अगर बंदा 1 तारीख को जिसका जन्म होता है तो वो
महीने के उस पिछले महीने ही रिटायर हो जाता है, मतलब 30th या 31st को उसके जो पिछला महीना होता है उसमें उसकी रिटायरमेंट कर दी जाती है। तो ये बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू टू बी टेकन फॉर कैलकुलेशन फ्रॉम कॉम्यूटेशन टेबल। अब कौन सा फैक्टर देखेंगे, मतलब कौन सी एज देखेंगे? तो इसमें तो सिंपल है, वो चाहे फर्स्ट को पैदा हुआ हो या किसी भी डेट को पैदा हुआ हो, इसमें हमेशा एज नेक्स्ट बर्थडे देखी जाती है। तो अगर बंदा 58 साल का रिटायर हो रहा है तो 59th बर्थडे में उसका जो होगा फैक्टर वो देखा जाएगा। तो हिमाचल में ये है 8.371 59th का, तो यही फैक्टर लगेगा, क्योंकि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है वो एब्सोल्यूट होती है, मतलब वो लागू होती है ऑन द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के अगले दिन से वो फॉलो होती है। तो अगर बंदा मान लो फर्स्ट को उसका बर्थडे है और 31st को वो रिटायर हुआ है, तो फर्स्ट को उसकी जो एज होगी वो 59 हो जाएगी, मतलब 59 में एंटर कर जाएगा। तो वो और लोगों के साथ भी यही सच है, कोई बंदा 20 तारीख का है तो अगले महीने की पहली तारीख को वो भी 59 का हो गया होगा, वो तो 21 तारीख को हो गया होगा, लेकिन 1 तारीख को भी हम उसको 59 ही मानेंगे। तो इसलिए इसमें 59 ईयर्स देखा जाता है अगर बंदा 58 ईयर्स में रिटायर हो रहा। आगे बढ़ते दोस्तों, whether a person who has commuted some percentage of pension can commute remaining part up to maximum 40%। अगर मान लो किसी बंदे ने 20% करवाया शुरू में कि मैं तो 20 कराना है, तो क्या वो बाद में बाकी 20 करवा सकता है? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको दोबारा ऑप्शन दी जाए। ऑप्शन एक बार जो दी जाती है वो एब्सोल्यूट हो जाती है, फाइनल हो जाती है, ऐसा रूल 13 बोलता है। तो एक ही बार करवा सकते हो आप कम्यूट, तो जो भी कम्यूट करवाए या आपकी जानने वाली कोई हो तो मतलब एक ही बार होता है, ऐसा नहीं कि 20 अभी करवाया फिर 1-2 साल बाद करवाया, ऐसा नहीं होता है, एक ही बार में कम्यूट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हमने डिस्कशन की कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981 पे। अब हम जो एक्चुअली में एग्जाम में प्रश्न आए थे उनको डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे एक्सेल में, जिसमें कि हम सभी चीजों को, ग्रेचुटी को, पेंशन को और इस चीज को क्या बोलते हैं कम्यूटेशन को, इन सबको डिस्कस करेंगे कि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे इनकी कैलकुलेशंस की जाती है। तो ये चीजें आपके आगे तक काम आएगी अगर मेंस जो होगा उसमें भी डायरेक्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आता है फिर दोस्तों ये वाला, कि आपको हर चीज कैलकुलेट करने को दी जाएगी और जिसको ये कैलकुलेशन आ गई उसके 20 नंबर पक्के। तो इसको बड़े ध्यान से देखें, ये बड़े काम की चीज है, दोबारा भी देख लें एक बारी वीडियो में। सबसे पहला जो प्रश्न आया था देखो बिल्कुल सिंपल आया था 2019 में, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कम्यूट फॉर अ लंप सम पेमेंट ऑफ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ हिज पेंशन, की 40% से ज्यादा नहीं हो सकता, सिंपल था। तो ये रूल मैंने जैसे बता दिया, रूल 5 से आया था। अगला प्रश्न जो आया था ये आया था आपका 2019 में ही, ये पूछ रहा था द कम्यूटेड अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन on account of commutation became operative on completion of 15 years। तो हमने ये देखा ये कि 15 years के बाद ये वापस आपकी रिस्टोर हो जाती है। ये रूल 10 में मैंने बताया था, 10 से आया हुआ है। अगला जो प्रश्न 2023 में आया था, ये बड़ा मजेदार प्रश्न आया था, यहीं से मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, तो फिर हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी करना पड़ेगा। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। मिस्टर एक्स अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड, ये जो वर्ड है रिटायर्ड इस पे ध्यान देना है, रिटायर्ड ऑन सुपर एनुएशन, मतलब वो 58 साल के बाद रिटायर होता है ऑन 31/10/2022, ड्रॉइंग बेसिक पे ऑफ ₹62,200 इन पे मैट्रिक्स फलाना फलाना। पे मैट्रिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं फिलहाल, हमने देखना है कि उसकी बेसिक पे क्या थी 62,200, कब रिटायर हुआ 31/10/2022 को, कैसे रिटायर हुआ ऑन सुपर एनुएशन, उसका मर जाता तो लिखा होता कि मर गया, यहाँ हुआ वो रिटायर हुआ सुपर एनुएशन पे 58 साल की उम्र में। तो यहाँ पे फैक्टर देखो इन्होंने खुद ही दे दिया, कम्यूटेशन फैक्टर फॉर हिज एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, मतलब 59 ईयर में हिमाचल में जैसा है 8.371 है फैक्टर, तो उसकी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन पेएबल टू होम शैल बी, तो क्या मिलेगा उसको सीवीपी। तो इसमें जो उत्तर है वो आता है आपका प्रथम फर्स्ट 12,49,623। अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं उन कैलकुलेशंस की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपको अब अपनी एक एक्सेल शीट में ले जाता हूँ जिसमें मैंने आपके लिए सारी कैलकुलेशंस करके रखी है। तो वी विल मूव देयर। ये शीट आपको अब दिखने लग गई। तो ये शीट क्या बोलती है दोस्तों, यही प्रश्न है, दोबारा मैंने यहाँ रख दिया। इसमें इसका सही उत्तर ए है जैसे मेरे को पता ही है। अब ये उत्तर ए कैसे आया उस पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि क्या क्या इसमें हमने कैलकुलेशंस की, क्या फॉर्मूले लगाए। तो सबसे पहला जो इसको निकालने का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले हमें पेंशन कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हमें कम्यूटेशन भी निकालनी है तो कम्यूटेशन ऐसे नहीं निकलेगी, पहले हमारे को
पेंशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास तो अभी क्या है, बेसिक पे है। बेसिक पे कितना दे रखा है इन्होंने, 62,200। तो हमारे को पता था, पेंशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था रूल 49 में, कि जो अमोल्यूमेंट्स होते हैं रिटायरमेंट में, जो बंदे को मिल रहे होते हैं एमोल्यूमेंट्स, वो पेंशन के लिए कंसीडर किए जाते हैं, और उसमें बेसिक पे आती है एज डिफाइंड इन रूल 9 ऑफ FRSR, या फंडामेंटल रूल, सॉरी, रूल 9 ऑफ फंडामेंटल रूल्स में जैसे डिफाइन किया गया है, वो होती है पे, प्लस एनपीए होता है। एनपीए होता है डॉक्टरों के केस में, तो डॉक्टर नहीं होते सब लोग, तो नॉर्मली सिर्फ बेसिक पे आता है एमोल्यूमेंट्स में पेंशन के कैलकुलेशन के लिए। तो बेसिक पेंशन कितना होता है, 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स लास्ट ड्रॉन, जिसमें कि बेसिक पे प्लस एनपीए आता है। फिर कम्यूटेड अमाउंट कितना होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा 40% ऑफ बेसिक पेंशन मैक्सिमम होता है। नॉर्मली लोग जैसे इस वाले प्रश्न में भी वो 40% ही करवा रहा है, तो नॉर्मली 40% ही होता है। अगर कुछ नहीं लिखा या लिखा नहीं है कि कितना करवाया, तो इसका मतलब 40% ही लेना है अपने आप से, वो 30-20 नहीं करना है। स्पेसिफिकली कहीं आए क्वेश्चन में कि उसने 20% करवाया, तो 20 के हिसाब से होगा। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट 40%। तो सीवीपी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, कैसे निकालते हैं, ये है मेन फॉर्मूला इसका, मतलब जो हमारा आज की वो है कम्यूटेशन निकालने का मेन फॉर्मूला ये है कि सीवीपी इज इक्वल टू कम्यूटेड अमाउंट, जो 40% ऑफ बेसिक पेंशन निकलेगा, इनटू कम्यूटेशन फैक्टर, जो कि कम्यूटेशन टेबल से निकलेगा, इनटू 12। तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक बार वो टेबल भी दिखा दूं कम्यूटेशन का, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो इसके लिए मुझे आप एक सेकंड दें बस प्लीज। तो आपकी स्क्रीन पे ये कम्यूटेशन टेबल है, और सॉरी 2009 की चिट्ठी में ही है, 22 वाली में नहीं, क्योंकि उसके बाद चेंज ही नहीं किया, तो फिर अलग से नहीं डालते। तो यहाँ देखो, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, एज नेक्स्ट बर्थडे, तो वैसे वैसे ये फैक्टर भी घटता जा रहा है। तो जब हम यहाँ पे 59 पे जाते हैं, तो ये फैक्टर होता है 8.371। तो ज्यादातर लोग 58 साल में रिटायर होते हैं, तो उसका एज नेक्स्ट बर्थडे उनका 59 होता है, तो उस टाइम को ये वाला फैक्टर यहाँ पे लगता है। तो वैसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे हम बात कर रहे थे, अगर रिवीजन के टाइम बंदे की उम्र 65 हो गई है, तो क्या हम उसको ये वाला फैक्टर लगाएंगे 7.771? नहीं, उस पर 8.371 का फैक्टर लगेगा उन पेंशन कैलकुलेशन में। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये टेबल ही रिवाइज हो जाए और यहाँ 8.371 की जगह कोई और फिगर आ जाए, 8.40 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो चीज आ जाएगी जो हमने वहां पॉइंट डिस्कस किया था, उसका कहने का ये मतलब था। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में, जो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि कम्यूटेड वैल्यू निकलेगी, कम्यूटेड सीवीपी निकलेगा, कम्यूटेड अमाउंट इंटू कम्यूटेशन फैक्टर, जो मैंने आपको दिखाया उस टेबल से, इंटू 12। और रिड्यूस्ड पेंशन क्या होगी, बेसिक पेंशन माइनस कम्यूटेड अमाउंट। अब देखते हैं जरा इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो कैसे आई, एमोल्यूमेंट्स हमारा 62,200 है, वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें। यहाँ देखो 62,200, तो वो तो हमारा आया एमोल्यूमेंट्स। बेसिक पेंशन कितनी हुई, तो फॉर्मूला हमने रखा 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स लास्ट ड्रॉन, तो 62,200 इंटू 50%, तो ये निकल के आता है इसका आधा, मतलब 31,100 उसकी बेसिक पेंशन होगी। फिर कम्यूटेड वैल्यू क्या हुई, 31,100 को 40% से गुना किया, तो 12,440। तो फिर ये सीवीपी निकल के क्या आया, 12,440 गुना फैक्टर 8.371 इंटू 12। तो ये सिंपल फैक्टर है, सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना है। तो ये निकल के आता है 12,49,623। इसमें जो है अमाउंट जो है वो राउंड ऑफ कर दिया जाता है उत्तर में नेक्स्ट में लिए, तो ये 22.80 या 88 कुछ ऐसा आ रहा था, तो 23 पे चला गया। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ 22 भी है, तो कोई इसको सही नहीं कर देना, इस वाले को। ये सही है, क्योंकि राउंड ऑफ नेक्स्ट हायर रूपी पे किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा कॉम्पिटिशन निकालना, बिल्कुल इजी है। बेसिक पहले पेंशन निकालनी है, पेंशन होती है 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स। फिर उस जो निकल के आई पेंशन, उसमें कम्यूटेड अमाउंट निकालना है, उसका 40%। फिर कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के लिए आपने कम्यूटेड अमाउंट गुना कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। और रिड्यूस्ड पेंशन क्या होगी जो मिलेगी बाद में, इस कम्यूटेशन कराने के बाद बंदे को क्या मिलेगा, बेसिक पेंशन माइनस कम्यूटेड अमाउंट। हो सकता है इक्वल टू 31,100 माइनस 12,400 जो कम्यूटेड अमाउंट था, तो उसको रिड्यूस्ड पेंशन 18,600 मिलेगा। और ये रिस्टोर कब होगी, रिस्टोर होगी 2037 में जाके, और रिस्टोर होने के बाद कितना मिलेगा उसको, जितनी बेसिक पेंशन थी उतना ही मिलेगा। ठीक लिखा है, रिस्टोर्ड पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पेंशन, यानी कि 31,100 उसकी पहले पेंशन थी, उसने उसको कम्यूट करवाया, 12,440 सरकार को दे दिए, तो उसे फिर 18,660 मिलते रहे अगले 15 सालों के लिए। उसके बाद जब वो 15 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि 1/11/2037 से वापस उसको 31,100 मिल जाएगी। हाँ, हालांकि अगर तब तक रिवीजन हो गया हो, तो रिवीजन का इम्पैक्ट अलग है, वो चीज हमने यहाँ डिस्कस नहीं की कि रिवाइज होकर उसकी पेंशन कुछ और होगी। लेकिन अगर नहीं होता रिवीजन, तो 31,100, मतलब जितनी पहले मिलती थी बेसिक पेंशन, उतनी ही उसकी
दोबारा से वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो होपफुली दोस्तों ये कॉम्यूटेशन समझ आया होगा। अब